ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, ऐसे करो, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है, आपको पता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही बोर्स मॉडल आया था, और हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसके आगे बात नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरे एटम्स का हमें कोई लेना देना नहीं। यस, कुछ चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। ठीक है, मैं जस्ट उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत उसको बता देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे सीधे सीधे। ठीक है, राइट। तो मैंने आपको ये शायद एक डायग्राम बना के दिया था, और उसमें आपको कुछ चीजें क्लियर करी थी कि जैसे मान लो कि ये है आपका, यहाँ पे एक लाइन बना दिया, ये इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 है, ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम की हम बात करें, हाइड्रोजन आपको पता है 1s1 एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, ओके। तो यहाँ पे ये मान लो ग्राउंड स्टेट है, एन इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है, मतलब एन इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे फर्स्ट शेल जो होती है, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलेंगे कि ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। आपको पता है कि इसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, बराबर है कि नहीं, स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। तो ये जो स्टेशनरी स्टेट है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इस ग्राउंड स्टेट के अलावा ये n इज इक्वल टू 1 हुआ, फिर मैंने ड्रॉ किया था, अगर आपको याद हो, ऐसे ही ड्रॉ किया था n इज इक्वल टू 2 वाला, राइट। फिर मैंने याद ड्रॉ किया था n इज इक्वल टू 3 वाला, ऐसे। फिर मैंने इसके बाद में ये ड्रॉ किया था n इज इक्वल टू ऐसे 4 वाला। फिर मैंने ड्रॉ किया था n इज इक्वल टू 5 वाला। ठीक, और फिर मैंने ड्रॉ किया था n इज इक्वल टू ऐसे 6 वाला। ऐसे हमने कुछ बनाया था। ठीक है, और आगे भी होगा, मान लो ये ऐसे चलते गए अप टू इन्फिनिटी। अप टू कहाँ पे गया, इन्फिनिटी, हमें नहीं पता ये कहाँ चला गया, मतलब यही नहीं, एटम के रेंज में ही नहीं है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि ये आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फिर शेल्स है, ऐसा मानो ये शेल है। ठीक है, ये के एल एम एन ऐसे आगे बढ़ते जाओ अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 4 ऐसे। और इसमें कहीं तो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। दो तरीके हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हो और ऊपर जंप कर जाए, दो तरीके हैं, ऐसा समझ लेना। दो चीजें हो सकती हैं। ठीक, एक हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर लोअर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। लोअर एनर्जी लेवल मतलब नीचे वाला एन की वैल्यू, ठीक है, लोअर शेल। और उससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक प्रेजेंट था और वो जंप करके चला गया हायर एनर्जी लेवल में, ये हायर एनर्जी लेवल है, जिसको अब एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे यहाँ पे। अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तो ये एक्साइटेड स्टेट होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब जंप करेगा, तो जो हम बात कर चुके हैं इस पे, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता मैं, तो इसको एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी यहाँ से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, बराबर है। तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उस एनर्जी कितनी लगेगी, वो इन दो एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप है उसके ऊपर डिपेंड होता है, बराबर है। तो ये एनर्जी जो होगी, दिस एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ और फॉर्मूला, अगर वो लाइट से हो रहा है तो दैट इज एच सी बाय किससे, लैम्डा से, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी लगेगी, तो एनर्जी गैप जितनी लगेगी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना, मान लो ऐसे समझ लो आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि ये देखो, ऐसे मैं ये बना रहा हूँ, अब आप बोलोगे सर ये है क्या, तो इसको मान लो आपका आपका रेनबो होता है ना, वो है विजिबल लाइट है। क्या है, विजिबल लाइट है। मैं इसमें कलर डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो जाए। मान लो यहाँ पे ये वाला एक रेड कलर का लाइट है बीच में, ठीक है, वैसे तो एंड में होता है ना, एक एंड में होता है, मान लो भी छोड़ दो उसको। ठीक है, ज्यादा उसमें डिटेल में मत जाओ। अब यहाँ पे मान लो बीच में एक कलर आ गया, ठीक है, तो रेड कलर बीच में, बाकी सारे अलग अलग कलर है, मान लो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये वो सब मिले, ग्रीन भी इसमें। अब ये हुआ कि ये लाइट इसमें मैंने डाला, किस पे, ये एटम है, ये इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, मैंने इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला। जब मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहा हूँ, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इतने जो अलग अलग टाइप के लाइट्स है कलर के, उनकी अपनी अपनी वेवलेंथ है, उनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब उनकी अपनी अपनी एनर्जी है, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, राइट, डिपेंड ऑन देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस यहाँ पे ये लाइट, विजिबल लाइट डाला,
तो हुआ ये कि ये जो एनर्जी गैप था, है ना, दोनों के बीच का, ये एनर्जी गैप इतना था, ये डेल्टा ई मान लो, मैं एनर्जी गैप, ये E2 मान लो और ये E1 मान लो। ऐसे एनर्जी गैप जो था डेल्टा ई, ये जो इतनी एनर्जी लगने वाली थी, वो मान लो कि ये जो मैंने रेड कलर का लाइट यहाँ पे ड्रॉ किया है उसकी जितनी थी, तो इसकी भी एनर्जी डेल्टा ई है, ऐसा मान लो। तो होगा क्या, ये वाला लाइट जैसे इस पे इंसिडेंट होगा, किस पे, एटम पे, जिस इलेक्ट्रॉन को अब एनर्जी मिल जाएगी। अब एनर्जी क्या फुलफिल हो गया ना भाई, इसको डेल्टा ई एनर्जी चाहिए थी यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए, उसको ये लाइट ने दे दी, वो यहाँ पे दे देगा। ये लाइट, कलर का लाइट, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आप समझो, ठीक है, कि भाई लाइट जब आपने पास किया इस एटम के में से, एटम के सैंपल में से, तो उसने रेड कलर का लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है। बाकी कलर के लाइट एब्जॉर्ब किए क्या, नहीं किए, बाकी कलर के लाइट एब्जॉर्ब नहीं किए। तो बाकी कलर के जो लाइट थे वो यहाँ से ऐसे निकल गए, मान लो बाहर निकल गए। तो यहाँ से मान लो आप देख रहे हो, है ना, ये आपका आई है, गलत बन गया, समझ लो, जो भी है ना, ड्राइंग इतनी खास नहीं, ये आपका आंख है, ठीक है। तो आप इधर से देख रहे हो उसको, तो आपको कौन से कलर का लाइट दिखेगा, नहीं दिखेगा, ऑब्वियस है रेड कलर का नहीं दिखेगा, क्योंकि रेड कलर तो ऑब्जर्व हो गया ना। बाकी कलर के सारे लाइट आपको दिख जाएंगे, क्योंकि वो ट्रांसमिट हो गए, वो क्या हो गए, ट्रांसमिट हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ से आपको सारे कलर के लाइट दिखेंगे एक्सेप्ट रेड कलर का लाइट। समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं? अब इन लाइट को, ये जो कलर की अलग अलग लाइट्स हैं, इनको अगर आपने एक फोटोग्राफी प्लेट पे ले लिया, फोटोग्राफी प्लेट जो वैसी प्लेट होती है जिसपे आप अलग अलग लाइट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब वो किससे बनी होती है, क्या होती है, उससे हमें लेना देना नहीं इस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट इस पे होगा, तो आपको अलग अलग कलर के ऐसे लाइट यहाँ पे मिल जाएंगी, जिनकी अलग अलग क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है इसमें, लेकिन रेड मिसिंग होगा। तो यहाँ पे जो ये अलग अलग कलर के लाइन्स मिलते हैं ना फोटोग्राफिक प्लेट पे, इनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रा। समझ में आ रहा है? जो ये स्पेक्ट्रा मिल रहा है, वो स्पेक्ट्रा किस वजह से मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन होने की वजह से। अगर ये लाइट यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होता तो पूरे यहाँ पे पूरे बैंड मिल जाते आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो स्पेक्ट्रा होता है, वो स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये समझ में आया होगा। अगर एब्जॉर्ब लाइट करने के बाद, रेडिएशन करने के बाद, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहा है, उस टाइम पे जो आपको स्पेक्ट्रा मिलता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता था, उसको समझो। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि भाई यहाँ पे ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है। ये हायर एनर्जी लेवल E2 है, ये लोअर एनर्जी लेवल मान लो E1 है, ये ग्राउंड स्टेट है, मान लो ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अब मान लो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया था ना नीचे से, वो इधर पड़ा है, इधर पड़ा है ऐसे, बराबर है। अब हुआ क्या कि आपने जो लाइट डाला था वो तो निकल गया। समझ में आ रहा है? फिर होता क्या है कि कभी भी कोई चीज हायर एनर्जी में स्टेबल नहीं होती। कोई भी चीज, याद रखो, ये माइंड में हमेशा याद रखना, कोई भी चीज हायर एनर्जी में स्टेबल नहीं होती, ठीक। वो अनस्टेबल ही होती है वहां पे, तो वो चाहती है कि वो भाई लोअर एनर्जी लेवल में जाए। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि जैसे लाइट निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन ने चाहा कि भाई देखो मैं वापस आ जाता हूँ अपने घर पे जहां से मैं गया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकल के आ गया, यहाँ से यहाँ निकल के आ गया, तो एनर्जी गैप तो उतना ही है, डेल्टा ई वाला, बराबर है। तो यहाँ से जब यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा। ऐसे मान लो इसके पास 100 रुपए थे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसके पास यहाँ पे, लेकिन इस यही एनर्जी लेवल पे 90 रुपए होते हैं। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो उसको तो 90 लाना है, तो 10 ये दे देगा ना यहाँ पे, बराबर है कि नहीं। तो यही वैसे यहाँ से ये एनर्जी को रिलीज कर देगा, क्योंकि ये लोअर एनर्जी है, ठीक है। तो ये यहाँ से जब एनर्जी रिलीज कर देगा, तो लाइट के फॉर्म में करेगा, बराबर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में करेगा, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में करेगा, तो कौन सा लाइट इमिट करेगा, जितना एनर्जी गैप है। अब बताओ एनर्जी गैप कितना था, डेल्टा ई था, तो उसके लिए एनर्जी कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हुआ था, रेड लाइट हुआ था। तो ऑब्वियस ये है कि यहाँ पे जब इमिट करेगा लाइट, तो कौन से कलर का करेगा, रेड कलर का करेगा। बाकी कोई कलर का करेगा क्या, नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब आप फोटोग्राफिक प्लेट लोगे, तो यहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगी, बराबर है कि नहीं, बराबर है, किसकी, रेड कलर की,
इसकी मिलेगी रेड कलर की, बराबर है। तो यहाँ पे जो आपको स्पेक्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पे जो आपको स्पेक्ट्रा मिल रहा है वो किस वजह से है? इमिशन की वजह से है। यहाँ पे इमिट हो गया है क्या? लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में आ रहा है? तो इस स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। इस स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ठीक है, तो दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं, याद रखिए, एक एब्जॉर्प्शन, दूसरा इमिशन। उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो भी काम के नहीं आ गए। एब्जॉर्प्शन इमिशन में भी लाइन स्पेक्ट्रा होता है, बैंड स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। तो उसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं अभी, बस इतना समझो कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है और एक दूसरा इमिशन स्पेक्ट्रा होता है, ठीक। ओके, तो यहाँ पे हाँ, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इज एन इंप्रेशन, लिखो, स्पेक्ट्रम is an impression produced on a screen when radiation of particular wavelengths are analyzed through a prism or diffraction grating। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में आप फिजिक्स में ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है। प्रिज्म सबको पता है, राइट। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इट इज एन इंप्रेशन प्रोड्यूस ऑन स्क्रीन। स्क्रीन मतलब फोटोग्राफी प्लेट की हम बात करें, व्हेन रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स आर एनालाइज्ड थ्रू अ प्रिज्म, राइट। तो जो हम बात कर रहे थे वही थे कि मान लो यहाँ पे आपने एक प्रिज्म लिया है, ठीक है, राइट, और यहाँ से मान लो आपने एक सनलाइट जो है, व्हाइट लाइट अपना वो पास कर दिया, ठीक है, इंसिडेंट हो गया ऐसे, यहाँ से ऐसे यहाँ पे। तो होता क्या है कि ये जो व्हाइट लाइट आता है, ये व्हाइट लाइट ऐसे ऐसे अंदर जाने के बाद, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है, प्रिज्म की अलग है भाई, और ये एनवायरनमेंट से जो आ रहा है अपना लाइट वो अलग अलग है, ये डिफ्रैक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हो जाता है? डिफ्रैक्ट। डिफ्रैक्शन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ दिस लाइट इनटू द डिफरेंट वेवलेंथ्स, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा विबग्योर और ये सारी चीजें, उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो जाना कैसे चाहिए था लाइट एक्चुअली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में लाइट जाता है तो ऐसे 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 निकल जाता है भाई नॉर्मली, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ऐसे आगे निकल जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होता, ये थोड़ा सा एंगल से टिल्ट होता है, बराबर है। तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये एक लाइन आपको मिलेगा, ठीक है, फिर ऐसे ही आपको एक ऐसे ऐसे दूसरा लाइन मिलेगा, बराबर है, फिर आपके आपको ऐसे तीसरा लाइन मिलेगा, समझ में आ रहा है, ऐसे आपको चौथा लाइन मिल जाएगा, ऐसे आपको पांचवा लाइन मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, सिक्स लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये वी आई बी जी वाई ओ और आर कितने हो गए? 3 और 3 6 और एक 7, कितने हो गए यहाँ पे? 3 और 3 6, एक ऐसे हो जाएगा। तो ये जो होगा ये रेड कलर का लास्ट वाला, तो अगर आप देखोगे तो जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, लेकिन हर जो, देखो विजिबल लाइट जो होता है भाई, विजिबल लाइट जो होता है इन्हीं कलर से बना होता है ना, बराबर, सनलाइट। तो हर एक जो कलर है उसका अपना अपना वेवलेंथ होगा, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी अपनी एनर्जी होगी, लेकिन वो जब विजिबल लाइट हम देखते हैं तो हमें सेपरेशन ऐसे नहीं दिखता, वो कंप्लीट दिखता है, ठीक है। फिर उसको सेपरेट करने के लिए हमें प्रिज्म का यूज करना पड़ता है, प्रिज्म होगा तो उससे हमें अलग अलग कलर के लाइट दिख जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे डिफ्रैक्शन होता है। तो जैसे हमने प्रिज्म से इसमें से पास किया तो डिफ्रैक्शन होने के कारण ये यहाँ पे हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी, और फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें अलग अलग कलर के क्या मिले? लाइट्स मिले, उनकी वेवलेंथ अलग थी, फ्रीक्वेंसी अलग थी। फिर हमने देखा कि वॉयलेट कलर जो है, ये वाला एंगल है, देखो जाना ऐसे स्ट्रेट चाहिए था, तो ये जो एंगल है सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन किसका हुआ है? वॉयलेट कलर के लाइट का,
उसके बाद इंडिगो का, उसके बाद ब्लू का, उसके बाद ग्रीन का, उसके बाद येलो का, उसके बाद ऑरेंज का, और उसके बाद में किसका हुआ है, रेड का हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें एक पता चलता है, और इस क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भाई सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म विजिबल लाइट में से कौन से कलर के लाइट का होता है, तो आपका आंसर होगा वॉयलेट। सबसे कम किसका होता है, तो आप बोलोगे रेड। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि रेड की जो वेवलेंथ होती है और वॉयलेट की लाइट की जो वेवलेंथ होती है, तो इन दोनों में से ऑब्वियसली वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड की। वेवलेंथ इज मोर, वेवलेंथ इज मोर। और वॉयलेट लाइट की इनमें, है ना, विबग्योर में वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ इज लेस, वेवलेंथ इज लेस, इसकी वेवलेंथ कम होती है। अब आपको पता है एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनर्जी के लिए hc बाय लैम्बडा होता है, बराबर है। अब बताओ कि अगर लैम्बडा मतलब वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी कि नहीं, कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये नीचे है ना, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, बराबर है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, तो अब बताओ कि इन दोनों में से वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड की, ये ज्यादा है। तो इस वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण इसकी एनर्जी ऑब्वियसली क्या है, कम है, ये हमें पता है। ठीक है, ऑब्वियसली कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू द इन सब लाइट में, विजिबल लाइट की जो जितने भी लाइट्स है उसमें कलर के वेवलेंथ के अलग अलग लाइट जो हमारे पास है। तो हमें इससे एक पता चल रहा है कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होती है किसी लाइट की, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो उसका डिफ्रैक्शन जो है वो कम होता है। मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये देखो वेवलेंथ ज्यादा है, डिफ्रैक्शन कम हुआ है ना, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बहुत कम है। तो इफ wavelength is more, diffraction of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पर्टिकुलरली हम लाइट की बात कर रहे हैं क्योंकि वो दिखता है हमें, इज लेस थ्रू द प्रिज्म, थ्रू दी प्रिज्म। तो इसको हम बोलेंगे कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जो है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जो है, डबल एफ है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज लेस फॉर हायर लैम्डा, हायर किसके लिए, लैम्डा। अब इस लैम्डा को आप फ्रीक्वेंसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा। तो अगर ये ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, बराबर है, और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी, बराबर है, कम होती है, वेवलेंथ इज मोर मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू इज लेस, ऐसे करो, उसका डिफ्रैक्शन जो है वो कम होगा। तो न्यू लेस तो डिफ्रैक्शन लेस, समझ में आ रहा है। फॉर हायर लैम्बडा या लोअर न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, रिलेशन समझ में आ रहा है, इस रिलेशन से आप बना लोगे सब कुछ। क्लियर हो रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक, यस। तो नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने, और आपको स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है वो समझ में आ रहा है। ये जो मिल रहा है यहाँ पे, ये जो लाइंस मिल रहे हैं ना, ये जो लाइंस मिल रही है फोटोग्राफिक प्लेट पे, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है। स्क्रीन जो बोल रहे था ना, वो स्क्रीन यही है, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। तो इस पे जो हमें अलग अलग कलर के लाइट दिख रहे हैं, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर वेव में से एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, वॉयलेट से लेके रेड तक, ठीक है, इन सब को कलेक्टिवली हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है, स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक, राइट। सो ये जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, इसको डेविएशन भी बोलते हैं। मैं अलग अलग टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देता हूँ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कहीं पे अगर ये आ गया तो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक, डेविएट हो रहा है ना, स्ट्रेट जाना चाहिए था, ऐसे हो गया डेविएट, तो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन आप इसको बोल लो। ये कैसे वेरी होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ में या वेवलेंथ के साथ में, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये जो स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है ना, यही लाइट अगर आपने
किसी सैंपल से पास कर दिया जिसमें एटम्स प्रेजेंट है, आपके एलिमेंट्स अलग अलग प्रेजेंट है, तो उसमें या तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, इमिशन हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वो देखा है हमने एब्जॉर्प्शन और इमिशन, स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, मैं स्पेक्ट्रा बताने के लिए ये सारी चीजें आपको कवर कर, दो टाइप के होते हैं स्पेक्ट्रा हमारे, इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा जो है, ठीक है, या फिर स्पेक्ट्रम बोल लो, वो दो टाइप के होते हैं, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। इमिशन और क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, नोट कर लो इसको। राइट, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा इमिशन और एब्जॉर्प्शन। पहले वाला स्लाइड नोट कर लिया, हो गया तो मुझे बताओ। राइट इट फर्स्ट। इमिशन में दो टाइप होते हैं, इमिशन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। ठीक, डिसकंटिन्यूअस के दो टाइप होते हैं, जस्ट नोट कर लो इसको। डिसकंटिन्यूअस के दो टाइप होते हैं, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रा, एक होता है LINA, लाइन स्पेक्ट्रा, और एक होता है बैंड स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा। ठीक, उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है लाइन फिर से, और दूसरा होता है बैंड, लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। ठीक है, बस एक बात नोट कर लो यहाँ पे, वो स्पेक्ट्रा उसी की तरह है जैसे हमने बात करी थी, सिमिलरली उसके जैसा ही है। ठीक, लाइन स्पेक्ट्रा हमेशा याद रखना वो एटम्स देते हैं, कौन देते हैं, एटम्स, और बैंड स्पेक्ट्रा आपको हमेशा मॉलिक्यूल्स देंगे। राइट, कौन देंगे, मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल में आपको डिफरेंस तो पता है। ठीक है, टेस्ट हुआ है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सिमिलरली यहाँ पे भी लाइन स्पेक्ट्रा कौन देगा, एटम्स, और ये है मॉलिक्यूल्स। एटम्स और क्या है, तो लाइन स्पेक्ट्रा एटम देता है और बैंड स्पेक्ट्रा कौन देता है, मॉलिक्यूल्स देता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक स्पेक्ट्रा आपने बोला है कि भाई सर ये क्या होता है स्पेक्ट्रा, तो मैंने आपको बता दिया स्पेक्ट्रा एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, हमें बस अभी जो है वो इससे से घूमना है, इधर नहीं जाना है। ठीक है, हमें कहाँ पे लेना है, ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन पे हमें देखना है। ठीक, कि भाई ये हमें कहा हाइड्रोजन एटम में कैसे मिल रहा है। तो अब मैं आ रहा हूँ पहले वाले इस पे, ये हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो ग्राउंड स्टेट है, ये सारे ये ग्राउंड स्टेट है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम में n=1 मतलब ग्राउंड स्टेट होता है। और ये जो बाकी दिख रहा है आपको 2 3 4 5 6 7 ये इंफिनिटी तक आगे, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है, ये आपकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। ठीक, तो दो तरीके से ट्रांजिशन हो सकता है। ट्रांजिशन मतलब जंपिंग में बोल रहा हूं, या तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, उसमें भी और टाइप का हो सकता है। कैसे, एक हो सकता है, मान लो भी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिटी पे है। राइट, अभी हम सिर्फ इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, किसकी, इमिशन स्पेक्ट्रा। और इमिशन स्पेक्ट्रा कैसे होगा, जब हायर से इलेक्ट्रॉन लोअर में जाएगा। देखा, दूसरा वाला जो था हमारा था ये वाला, इसकी हम बात करें, जब हायर से कहां पे आएगा, लोअर में आएगा, तब की मैं बात करो। ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा, लाइट रिलीज करेगा, उसकी इमिशन। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है, राइट, और वहां से इलेक्ट्रॉन आया, है ना, एटम में, हाइड्रोजन एटम में, और वो आया कहां पे, आके गया वो n=1 में, मतलब ग्राउंड स्टेट में आ गया। दूसरा हो सकता है कि मान लो ये 6 पे पड़ा था इलेक्ट्रॉन, वो आ गया कहां पे, ग्राउंड स्टेट में। बराबर है कि नहीं? हो सकता था कि ये जो यहाँ पे 5 में पड़ा था इलेक्ट्रॉन, n=5 में, वो भी आ गया ग्राउंड स्टेट में।
4 में पढ़ा था वो भी आ गया कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में, बराबर, सॉरी 3 में पढ़ा था, 4 में, फिर आ गया 3 में, 3 में पढ़ा था आ गया ग्राउंड स्टेट में, 2 में पढ़ा था आ गया ग्राउंड स्टेट में। ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, यहाँ से 6 से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, 5th से आ रहा है, 4th से आ रहा है, 3rd से आ रहा है, 2nd से आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब ये यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन आपको करते हुए दिख रहा है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं गैप कहाँ पे ज्यादा है, बताओ गैप कहाँ पे ज्यादा है? गैप मतलब एनर्जी गैप की बता रहा हूँ, डिस्टेंस ही पता चल रहा है आपको। एनर्जी गैप कहाँ पे ज्यादा होगा बेटा? इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी और एन इज इक्वल टू 1 में। अगर इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी तो होता है ना, ये मान लो E1 है और ये मान लो यहाँ पे क्या है, E इन्फिनिटी है। ई क्या है, एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी में, और ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, ठीक। ओके, और हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, क्योंकि एनर्जी लेवल, जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी बढ़ती है, हम देख चुके हैं ये, ठीक है। एन बढ़ता है एनर्जी बढ़ती है, ये माइंड में होना चाहिए। तो एन यहाँ पे बढ़ता है ना आगे। अब हायर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी में ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा है ना, फिर 6 से लेके 1 में एनर्जी गैप ज्यादा है, फिर 5th से लेके 1 में एनर्जी गैप ज्यादा है, 5 से लेके 1 में, 4 से लेके 1 में, 3 से लेके 1 में और 2 से लेके 1 में। इस तरीके से एनर्जी गैप का आपको ऑर्डर दिखेगा। क्लियर है? ठीक। तो सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ रिलीज होगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ 2 से लेके 1 में। क्लियर है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यस और नो? राइट। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, फर्स्ट देखो जब 1 से इंफिनिटी से या 6 से कहीं से भी जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है ना, n इज इक्वल टू 1 में, तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज इज मोर। एनर्जी अगर रिलीज ज्यादा होती है तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला, एनर्जी अगर ज्यादा है रिलीज तो लैम्डा कम होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? यस, लैम्डा क्या होगा, कम होगा। मतलब यहाँ पे जो लाइट निकलेगा इमिशन का, इमिशन, इमिटेड लाइट या एलिमेंट्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, बराबर है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि ये जो यहाँ से लाइट निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो ये जो कम फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी आती है, जो मिलती है हमें, ये ऑब्जर्व है, वो साइंटिस्ट ने निकाल दिया है, और दैट कम्स अंडर यूवी अल्ट्रा वायलेट रीजन। कहाँ पे आता है ये? अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। कहाँ पे आता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये आता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अल्ट्रा वायलेट रीजन मतलब क्या, क्या है ये फंडा? ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझो आप लोग, अल्ट्रा वायलेट रीजन का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, लाइट को हम अलग अलग इसमें डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग उनके नाम रखते हैं। जैसे अ, एक विजिबल लाइट होता है, ठीक है, तो उसमें जो वेवलेंथ होती है, बराबर है, वो लगभग लगभग मान लो आप 350 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक, मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है। इस रेंज में आपको जनरली दिखता है, 300 से 750 बोल सकते थे, ठीक है। इसके रेंज में आपको ये जो, इसके रेंज में जो भी लाइट होगा, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा 300 से लेके 750 नैनोमीटर के बीच में होगी, उनको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। उसको हम क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। विजिबल क्योंकि ये दिखता है हमें, और इसी के रेंज में सारे आपके वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू जो है सबके सब आएंगे, ठीक है। यहाँ से मान लो वॉयलेट से लेके यहाँ पे जाएगा कहाँ तक, रेड तक, क्योंकि रेड की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक। अब ये वॉयलेट जो होता है, इसके अगर नीचे आप वेवलेंथ लेके जाओगे, नीचे और वेवलेंथ कम करोगे, वेवलेंथ और कम करोगे, ठीक है, तो एनर्जी बढ़ेगी, राइट। और ये जो कम वेवलेंथ, विजिबल से कम वेवलेंथ जो होते हैं, वेवलेंथ के जो लाइट होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट। मैं इस पिक्चर में आपको बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट, ठीक। अल्ट्रा वायलेट मतलब वायलेट से भी कम,
वेवलेंथ होने वाले, यूवी रेज, यूवी रेज, समझ में आ रहा है? ये है हमारे पास क्या, अल्ट्रा वायलेट। ठीक, अल्ट्रा वायलेट के पीछे और कम वेवलेंथ करोगे तो आपको एक्सरे मिलेगा, उसके और नीचे जाओगे तो गामा रे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा होती है, वेवलेंथ उससे भी कम होती है। रेड के आगे निकल जाओगे, तो रेड के आगे निकल जाओगे, ये 750 से आगे निकल जाओ तो यहाँ पे आता है इंफ्रारेड। क्या आता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में भी नियर इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड आता है, तो इसको मैं जनरली इंफ्रारेड बोल रहा हूँ। उससे भी ज्यादा वेवलेंथ पे अगर आप चले जाओगे बड़ी पे, ठीक है, तो आपको उसके आगे जो है वो माइक्रोवेव मिलेगा। क्या मिलेगा? माइक्रोवेव मिलेगा। और माइक्रोवेव से आगे निकल जाओ और तो आपको रेडियो वेव्स मिलेगा। रेडियो वेव जिसके थ्रू आप रेडियो वेडियो सुनते, टीवी का ट्रांसमिशन होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो है अल्ट्रा वायलेट रेड, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो याद रखिए, एनर्जी अगर बढ़ती है तो आप लेफ्ट की तरफ जाते हो, है ना, और वेवलेंथ छोटी होती जाती है, लेफ्ट, है ना। एनर्जी बढ़ती है तो आप वेवलेंथ कम की तरफ जाते हो, मतलब अल्ट्रा वायलेट, इधर एक्सरे, इधर गामा रे की तरफ आप निकल जाते हो। और अगर आपकी वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी घटती है, वेवलेंथ बढ़ती है, एनर्जी घटती है, तो आप इधर की तरफ निकलते जाते हो, रेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, समझ में आ रहा है कि नहीं, रेडियो वेव, इस तरफ निकलते जाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी गैप, ये जो एनर्जी गैप है, मैं फिर से बता रहा हूँ, एनर्जी गैप अगर कम है, एनर्जी गैप कम है तो एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो आप इधर में जाओगे। एनर्जी गैप ज्यादा है, वेवलेंथ कम होगी तो आप इधर की तरफ जाओगे। समझ में आ रहा है? फिर से बता रहा हूँ, एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम, वेवलेंथ ज्यादा, तो आप इधर की तरफ जाओगे। एनर्जी गैप अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ उसकी ऑब्वियसली कम होगी और आप इधर की तरफ जाओगे, मतलब अल्ट्रावायलेट इधर। अब आप इधर आते हैं। अब देखो, ये जो पहला वाला एनर्जी गैप है, ये जो दिख रहा है आपको एनर्जी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में आ रहा है ना, तो ये एनर्जी गैप ऑब्वियसली ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम, तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे आएगा बेटा? अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये जो आ रहा है अल्ट्रावायलेट रीजन में, जो ट्रांजिशन आपको दिख रहा है, किसी भी एन या फिर एक्साइटेड स्टेट से लेके सीधा ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एन से लेके एन इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, या फिर ऐसे मान लो n प्लस 1 2 3 4, ऐसे कुछ भी है आगे चल के, से लेके n इज इक्वल टू कहाँ पे आ रहा है? 1 में आ रहा है। ठीक है, मतलब 2 से लेके 1 में आ रहा है, जैसे 3 से लेके 1 में आ रहा है, 4 से लेके 1 में आ रहा है, 5 से लेके 1 में आ रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो उस टाइम पे जो आपको स्पेक्ट्रम यहाँ पे मिल रहा है अलग अलग वेवलेंथ का, क्योंकि अलग अलग ट्रांजिशन एनर्जी अलग अलग है, तो उसको हम बोलते हैं लायमन सीरीज। ये जो आपको सीरीज मिल रही है अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, यहाँ पे अलग अलग ट्रांजिशन में, उसको हम बोलते हैं लाइमन। वही अगर यही इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट में ना आके फर्स्ट स्टेट में चला जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे देखो, और एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये होता है ग्राउंड स्टेट, समझो इसको। ये क्या होता है बेटा? ग्राउंड स्टेट। ये जो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 दिख रहा है, ये एक्साइटेड स्टेट है। ये क्या है? एक्साइटेड स्टेट है ना, ये सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट है। तो ये जो होता है, ये पहला पहला ही एक्साइटेड स्टेट है ये, क्योंकि ये ग्राउंड ही है और ये पहला एक्साइटेड स्टेट है, तो इसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 2 को फर्स्ट एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये जो n इज इक्वल टू 3 है, ये पहला है अगर एक्साइटेड स्टेट है, मतलब ग्राउंड स्टेट से पहले एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो n इज इक्वल टू 3 मतलब होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी घुमा फिरा के पूछता है, वो आपको n इज इक्वल टू वैल्यू नहीं दे देता एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, वो बोल देता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फर्स्ट में चला गया। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या n की वैल्यू लेनी है, ये पता होना जरूरी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू क्या होगा? 5। समझ में आ रहा है? यस, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट है और इसके ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट है। अरे ये ग्राउंड है और ये ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट है, तो इनमें से ये पहला एक्साइटेड स्टेट है, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ऐसे होगा ना, सीधा सीधा है, उसमें कौन सा लॉजिक चलता है? ठीक,
वो सिंपल है, बोल दिया कि भाई पहला एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि एक्साइटेड सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट है तो उसको नंबरिंग दे दिया हमने, भाई ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो ये हो गया लाइमल सीरीज। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ये मान लो यहाँ पे, कहाँ पे, फर्स्ट एक्साइटेड दैट इज n इज इक्वल टू 2 में, 6 से भी यहाँ पे आ रहा है, फिफ्थ से भी यहाँ पे आ रहा है, फोर्थ से भी यहाँ पे आ रहा है, और थर्ड से भी यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखो, अगर वो यहाँ से यहाँ जाता तो एनर्जी ज्यादा होती, अब वो यहाँ से यहीं तक रुक गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे एनर्जी कम होगी देन दिस। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो लाइमन सीरीज थी वो कहाँ पे, किस रीजन में आ रही थी, अल्ट्रावायलेट रीजन में आ रही थी, बराबर है कि नहीं। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई, तो इस सीरीज को हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से कहां पे आता है, n इज इक्वल टू 2 दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो उस टाइम पे जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मिलती है ट्रांजिशन की वजह से, समझ में आ रहा है, इमिशन जो होता है वो यहाँ पे जो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें मिलेंगे उनको हम बोलते हैं क्या, बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज में एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ थोड़ी सी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी। तो ये रीजन देखो, अल्ट्रावायलेट एनर्जी ज्यादा थी, वेवलेंथ कम थी, अब वेवलेंथ यहाँ पे बढ़ गई ना हमारी, क्योंकि एनर्जी कम हो गई, वेवलेंथ बढ़ गई, तो हम इधर जाएंगे क्या, नहीं इधर जाएंगे, तो अब ये किस में आएगा, विजिबल रीजन में आएगा। तो जो बाल्मर सीरीज है वो किस रीजन में आती है, विजिबल रीजन में, किसमें आती है, विजिबल रीजन। समझ में आ रहा है, किसमें आती है, विजिबल रीजन में आती है। ठीक, उसके बाद में थर्ड हमने देखा था कि मान लो ये यहां से लेके कहाँ पे आता है, थर्ड में आता है ना, इन्फिनिटी से आ गया थर्ड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं गया, इधर ही रुक गया आके। फिर ये मान लो 6 से लेके कहाँ पे आ गया, फिर से 3 में, फिफ्थ से, फोर्थ से, तो यहाँ पे अब एनर्जी गैप और कम हो गया, एनर्जी और कम होगी, वेवलेंथ और बढ़ेगी, वेवलेंथ क्या होगी और बढ़ेगी। फिर से यहाँ पे आते हैं, देखो अब ये विजिबल में आया था, अब फिर से एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, तो हम फिर से इधर चले जाएंगे, तो विजिबल के बाद में कौन सा आता है बेटा, इंफ्रारेड आता है ना। तो अब जो यहाँ पे ये जो सीरीज हमें मिलती है, दिस सीरीज इज कॉल्ड एज पास पास्टेन सीरीज। क्या बोलते हैं, पास्टेन सीरीज, साइंटिस्ट के नाम है ये, लाइमन ने डिस्कवर की, बाल्मर ने डिस्कवर की, पास्टेन ने डिस्कवर करी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो पास्टेन सीरीज है वो किस रीजन में आएगी, इंफ्रा रेड रीजन में आएगी। कौन सी रीजन में आएगी, इंफ्रा रेड रीजन, समझ में आ रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड एक्साइटेड स्टेट या फिर n इज इक्वल टू 3 में आता है, थर्ड शेल में आता है, तो उस टाइम पे जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है वो स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, पास्टेन सीरीज मिलता है, सारे पास्टेन सीरीज बोलते हैं, समझ में आ रहा है। और वो कौन से रीजन में एग्जिस्ट करता है, इंफ्रारेड में। अब फिर से इन्फिनिटी से मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहा है किसमें, 4 में, राइट, 6 से आ रहा है, फिफ्थ से आ रहा है, अब एनर्जी और कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, वेवलेंथ और बढ़ेगी, वेवलेंथ और बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली वो, क्योंकि इंफ्रारेड रीजन मैंने बहुत बड़ा बनाया है ये वाला, और मैंने उसको मैं बोला था कि नियर इंफ्रारेड होता है, फार इंफ्रारेड होता है, तो ये जो यहाँ आपकी सीरीज जो आपको मिलेगी है ना, हायर एनर्जी लेवल से जब n इज इक्वल टू 4 में आता है, तो उस सीरीज को हम बोलते हैं ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट सीरीज, राइट। और ये ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में आती है, किसमें, इंफ्रारेड रीजन में आती है। ठीक, समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है क्या, ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 हो गया, मान लो इन्फिनिटी से 5 में आ गया, है ना, 6 से 5 में आ गया, हो भी सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, 7 से भी आ सकता है, 8 से भी आ सकता है, मैंने ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। तो अगर ऐसा ट्रांजिशन आपको दिखता है जहां पे हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहाँ पे, n इज इक्वल टू 5 में या फिर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में, तो उस टाइम पे जो हमें सीरीज मिलती है उस सीरीज को हम बोलते हैं, इस सीरीज को नाम लिख लो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी फंड। कौन सा बोलते हैं, पी फंड, राइट। और पी फंड में एनर्जी गैप और कम हो गया, एनर्जी गैप और कम हो जाता है, तो ऑब्वियस है कि
वेवलेंथ जो है और बढ़ेगी, और वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो आईआर से भी आगे निकल जाएगी, समझ में आएगी नहीं? तो दो रीजन जो जैसे मैंने आपको बोले थे आईआर के, नियर आईआर और फायर आईआर, तो उसमें से नियर आईआर रीजन में, नियर इंफ्रारेड रीजन में आपको ये जो स्पेक्ट्रा है वो मिलेगा, या फिर उसकी वेवलेंथ जो होगी वो नियर इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ से मैच करेगी। सफिशियंट है आपको, वैसे ही इतना भी अगर याद रहा ना, लाइमन बालमेल पास्चन, ठीक है, सफिशियंट है, ठीक है, फिर भी ठीक है, नाम याद रख लो, ब्रैकेट पी फंड। और ये सिंपल है, पहले यूवी बालमर में क्या आएगा, विजिबल, उसके आगे आईआर 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 दिख रहा है आपको, सभी आईआर ही होंगे इंफ्रारेड। पी फंड, पी है वो, दिस इज पी या, पी फंड, ठीक, ओके ग्रेट। सो ये आपकी ये आपका एक्चुअली हाइड्रोजन का क्या है, स्पेक्ट्रा है, इस हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम का स्पेक्ट्रा, ठीक। बानवर सीरीज होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको आ गया, ये इनिशियल फाइनल समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इनिशियल, जहां जाएगा वो क्या होगा, फाइनल। अब आपको क्वेश्चन आ गया कि देखो n इज इक्वल टू इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ गया n इज इक्वल टू 4 में, बताओ सीरीज का नाम क्या है? आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, ब्रैकेट। आंसर क्या होना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए, बस। कोई देखने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन जाने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट लिखेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को घुमा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ यहाँ पे कि मान लो आपको ऐसे बताया गया कि देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, किसमें आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो बताओ सीरीज का नाम क्या है? यस, बाकी इधर देखने की जरूरत नहीं, हाँ बराबर है, यस, इसको भी देख लो। ये जो देखो, ये जो कभी भी याद रखो, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन होता है ना, फर्स्ट छोटा वाला, देखना है ये पूरे पूरे सीरीज में जो छोटा वाला ट्रांजिशन होता है, सबसे कम गैप वाला, राइट? जैसे फाइनल अगर आपका एन फाइनल अगर एन इज इक्वल टू वन है, एन फाइनल अगर एन इज इक्वल टू वन है, एन फाइनल अगर एन इज इक्वल टू वन है, तो एन फाइनल प्लस वन करो, फिर से बता रहा हूं, एन फाइनल प्लस वन जो होता है वो होता है उस सीरीज का अल्फा सीरीज, उस सीरीज का क्या होता है, अल्फा, ठीक है। जैसे मान लो एन फाइनल है, उसमें दो ऐड कर दो, एन फाइनल प्लस टू, तो वो जो सीरीज आपको मिलता है उसको आप बोलते हैं बीटा सीरीज, उसको आप क्या बोलते हो, बीटा सीरीज, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा सीरीज। लिख लो, एक टेबल हम बना रहे हैं, टेबल बना लो एक बढ़िया सा, ये आड़ा टेढ़ा हो रहा है मेरे से, ठीक है। एक आपको सब्जेक्ट होता है ना, ये कौन सा होता है, ड्राइंग वाला, होता है क्या आपको? टेबल में चार कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है, ये एक कॉलम है फर्स्ट, दूसरा यहाँ पे सेकंड है, सेकंड, थर्ड, और एक फोर्थ, ऐसे चार कॉलम, उसमें से ये फर्स्ट ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक, ओके। यहाँ पे लिखो एन फाइनल, ये एन फाइनल है, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइनली जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम में हमारा, ये ऐसे जो ऐसे मैंने बनाया वैसे बना लो,
ठीक है, ज्यादा नहीं होगा। ये यहाँ पे नीचे 6 कॉलम्स होंगे ऐसे, नीचे जो है ऐसे 6 रोज मिलेंगे आपको, ठीक है, 6 रोज मिलेंगे। ऐसे ही बना लो जैसे मैंने बना दिया, वर्टिकली जो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि टेबल बनाओ करके, ठीक है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एन फाइनल, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइनली जाएगा, ठीक है, इनिशियल स्पेक्ट्रा की बात करें तो ये होगा एन इनिशियल, ठीक है। यहाँ पे मान लो इसका सीरीज हम बताएंगे कि सीरीज आपको कौन सी मिलने वाली है। और यहाँ पे रिमार्क में लिख रहा हूँ, रिमार्क मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आपको रेंज क्या है, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फॉल होता है, यूवी में होता है या आईआर में होता है या किसी और में होता है, ठीक है, विजिबल में होता है उसकी। तो एन फाइनल जो है, मान लो ये एन फाइनल क्या है आपका 1 है। अब एन फाइनल 1 का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? एन फाइनल 1 मतलब ग्राउंड स्टेट में फाइनल इलेक्ट्रॉन आएगा ऊपर से कहीं से तो भी। अब कहीं से तो भी आएगा मतलब कहाँ से आएगा? 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, डॉट 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 कहाँ से आ सकता है? इन्फिनिटी से आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो एन इनिशियल 2 से 3 से, यहाँ से इन्फिनिटी से 1 में जब आएगा तो सीरीज आपको ऑब्वियसली क्या मिलेगा बताओ? 1 में जब आएगा तो सीरीज कौन सी होगी? लाइमन सीरीज, बराबर, लाइमन सीरीज, यस यस। अब लाइमन सीरीज कौन से रीजन में होता है, मिलता है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को? कौन से रीजन में? अल्ट्रावायलेट, यूवी। कौन सा रीजन है? यूवी, करेक्ट। यहाँ पे चलते हैं, एन इज इक्वल टू 2 पे आते हैं। फाइनल मतलब हमारा जहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा 2 में आ रहा है, तो आएगा कहाँ से? 2 से तो 2 में नहीं आएगा, 1 से 2 में नहीं आएगा, इमिशन है, तो कहाँ से आएगा? 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आ सकता है, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी से आ सकता है, राइट। तो जब भी 2 में इलेक्ट्रॉन आता है हायर एनर्जी से तो सीरीज बनती है हमारी बाल्मर सीरीज, राइट, गुड। और ये कौन से रीजन में मिलता है हमें? विजिबल। कौन से में मिलता है? विजिबल, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ मैं थर्ड पे। थर्ड है हमारे पास, तो ये ऑब्वियसली एन इज इक्वल टू एन फाइनल अगर हमारा थर्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो हायर से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा, बराबर, 6 से आएगा, ऐसे वो इन्फिनिटी से आ सकता है। और ये जो सीरीज हमें मिलेगी ऑब्वियसली वो पार्शियल मिलेगी, ठीक है, यस। और रीजन कौन सा होगा यहाँ पे? इंफ्रा रेड। उसके बाद में फोर्थ में आ रहा हूँ यहाँ पे, ऑब्वियसली कि फाइनल अगर फोर्थ है तो आएगा कहाँ से? फिफ्थ से आएगा, सिक्स से आएगा, बराबर है, 7 से आ सकता है, ऐसे ऐसे करके वो इन्फिनिटी से आ सकता है। और जो सीरीज हमें मिलेगी वो ब्रैकेट मिलेगी, राइट, ब्रैकेट, ठीक है। ये कौन से रीजन में? आईआर में ही आता है, ये हम देख चुके हैं। फिफ्थ अगर है, फाइनली फिफ्थ में अगर आ रहा है तो ये 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, वैसे वैसे इन्फिनिटी से आ सकता है। और जो सीरीज हमें मिलेगी वो बी फंड मिलेगी, ठीक है। ये रीजन कौन सा होगा? नियर आया, नियर आया, नियर इंफ्रा रेड। हो सकता, अब आगे भी चले, 6 से हो सकता, 6 में हो सकता है, आ सकता है। अब 6 में जब आएगा इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से आएगा? ऊपर से, 7 से आएगा, 8 से आएगा, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी से वो आ सकता है। तो ये जो सीरीज आपकी बनेगी उसको हम बोलते हैं हम्फ्री, हम्फ्री है, सॉरी, एक्चुअली, राइट। और ये भी नियर आया में आता है, ये भी कहा आता है? नियर आईआर में आता है, यस। नोट कर लिया? अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ना रीजन में, ना सीरीज में, ना इनिशियल और फाइनल में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये तो, इसमें तो कोई एक्साइड है, ये तो ग्राउंड स्टेट है, ये जो पहला, ये है ग्राउंड स्टेट, ये है आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये है आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये है आपका फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, और ये है आपका फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। आपको सेकंड थर्ड तक ही लिमिट हो जाता है, इसी पे क्वेश्चन घूमता है आपका, ठीक है, यस। तो अभी ये ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट के हिसाब से बोलो या एन के हिसाब से बोलो, आपको सीरीज भी पता होना चाहिए और रीजन भी कौन सा होगा वो भी आना चाहिए, बराबर है। अब हर एक सीरीज में अलग अलग बहुत सारे लाइंस मिलते हैं ना, हमने देखा है, तो उसमें से कौन से लाइन के बारे में वो बात कर रहा है वो भी समझ रहा है। वो मैं बता रहा था आपको अल्फा और बीटा, वही मैं आपको क्या बता रहा था? अल्फा और बीटा बता रहा था, समझ में आ रहा है? यस
ये नोट कर लिया सब लोगों ने? अब देखो, मैं जो बता रहा था आपको, ये अल्फा बीटा समझ लो, इंपॉर्टेंट है। अल्फा लाइन और बीटा लाइन एक सीरीज में, कोई भी एक सीरीज में, लाइमन सीरीज ले रहा हूँ, ये n इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला और a n इज इक्वल टू 1 में, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आने वाला है ऑब्वियसली कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में अपना, n इज इक्वल टू 1 में। ये मान लो यहाँ पे 2 है, ये मान लो 3 है, ये मान लो 4 है, मैं इतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 2 ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आ रहा है, यहाँ पे ये फोर्थ से आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे थर्ड से आ रहा है और यहाँ पे सेकंड से आ रहा है। ये सीरीज है, ये लाइमन सीरीज, ये लाइमन की क्या है, सीरीज है, ठीक है। अब ये लाइमन सीरीज में अगर आप देखोगे तो 4 लाइन आपको दिख रही है, 4 ही मैंने ड्रॉ करी है, ऐसे तो बहुत सारी मिलेगी, 5th से आएगा, 6th से आएगा, मैंने ये 4 ही ड्रॉ करी है, समझ में आ रहा है। तो आपको एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, आंसर सही सही दे देना, इन चारों सीरीज में कौन से ट्रांजिशन में, मतलब कौन से n इज इक्वल टू कहां से n इज इक्वल टू कहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, एनर्जी जो होगी, एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगी, कहां से कहां पे होगी? इन्फिनिटी टू 1, गुड। इन्फिनिटी से कहां पे? 1 में, ग्राउंड स्टेट, बराबर है, ठीक है। इन्फिनिटी से कहां पे? ग्राउंड स्टेट, बराबर। और सबसे कम कहां पे होगी? ये तो सबसे ज्यादा वाला हो गया, 2 से 1 में, गुड। कहां से होगा? ये सभी का सही आ रहा है, कहां से होगा? 2 से 1 में होगा, करेक्ट। यस, तो सबसे कम एनर्जी यहां होगी 2 से 1 में, और सबसे ज्यादा एनर्जी जो गैप मिलेगा आपको यहां मिलेगा, ठीक है, इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से कहां पे? 1 में, ठीक, ओके। तो ये जो सबसे कम एनर्जी गैप वाला पहला ट्रांजिशन जो आपको दिख रहा है 2 से लेके 1 में, ये सबसे कम एनर्जी वाला है, तो इस सीरीज को बोलते हैं, ये जो हमें यहाँ पे लाइन मिलेगा उस लाइन को हम बोलते हैं अल्फा। उसके बाद उससे थोड़ा जो एनर्जी गैप ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं, मतलब 3 से लेके 1 में जब आएगा तो इसको हम बोलते हैं बीटा, बराबर है। उससे भी आगे निकल जाओ, थोड़ा सा और एनर्जी गैप बढ़ा दो, 4 से लेके 1 में चले जाओ, इसको हम बोलते हैं गामा, इसको हम क्या बोलते हैं? गामा बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? सो जो लिस्ट ट्रांजिशन होता है ना, लिस्ट ट्रांजिशन मतलब जिसमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है, किसी भी सीरीज का, किसी भी सीरीज का जो कम एनर्जी वाला ट्रांजिशन होता है, सबसे कम एनर्जी वाला ट्रांजिशन होता है, उस लाइन को हम बोलते हैं अल्फा लाइन। उससे थोड़ा ज्यादा बीटा, उससे थोड़ा ज्यादा गामा, ठीक है। ये ऐसे होता है बेटा, ऐसे, ठीक है। अब बनाते टाइम हम ऐसे बना देते हैं, ये गामा होता है, ठीक है। वैसे तो ये ऐसे दिखता है आपको, ठीक है, वो अलग अलग आपके हिसाब से आप बना लो, ऐसा गामा दिखता है हमें, ठीक है। ये ऐसे बना लो, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये गामा है। अब आप बनाते टाइम बना लो उसको, ठीक है। तो जब जब आप जल्दी जल्दी बना लेते तो आप ऐसे बना लेते हो, ठीक है, वो बन गया गामा हमारा, ऐसे करके, ठीक है। ओके, ठीक है, अल्फा बीटा गामा समझ में आया, गुड। तो अगर आपको पूछा कि लाइमन सीरीज में अल्फा जो लाइन है वो उसका ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, तो अब आपके माइंड में आना चाहिए अल्फा मतलब पहला वाला, पहला मतलब 2 से लेके 1, बीटा मतलब 3 से लेके 1, गामा मतलब 4 से लेके 1। इतना सफिशिएंट है आपको, अल्फा बीटा भी वो याद रहा तो सही है। अच्छा, अगर मैं आपको अभी क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूँ आप पे, आपको आना चाहिए आंसर, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ब्रैकेट जो ब्रैकेट नहीं, बालमर ले रहा हूँ मैं पहले, बालमर जो मेरे पास सीरीज है, बाल्मर सीरीज में बीटा लाइन जो है उसमें एन कहां से लेके कहां तक होता है, मतलब एन इनिशियल और एन फाइनल क्या होता है, ये पूछ रहा हूं एग्जैक्टली, बीटा सीरीज। यस, रत्नदीप करेक्ट है। स्टेटमेंट लिख लो, लॉन्गेस्ट लाइमन सीरीज में बता रहा हूं।
लाइमन सीरीज में या फिर इन जनरल ऑल सीरीज में बता रहा हूँ, ठीक है छोड़ दो इसको, ऑल सीरीज, ऑल सीरीज में कोई भी सीरीज हो उसमें फर्स्ट लॉन्गेस्ट वेव ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट वेव ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे जिसका लैम्बडा सबसे ज्यादा होगा, मतलब जिसमें एनर्जी सबसे कम होगी ट्रांजिशन के दौरान, ठीक है, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट वेव ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, एन इनिशियल से फाइनल जाएगा, और इनिशियल क्या होना चाहिए वो देख लो, एन इनिशियल होगा, एन फाइनल जो होगा आपका प्लस वन, एन फाइनल प्लस वन से लेके एन फाइनल में, यस एन फाइनल प्लस वन से लेके एन फाइनल में, और ये जो लाइन आपको देगा दैट विल बी अल्फा लाइन, वो कौन सा होगा, अल्फा लाइन। अब लाइमन सीरीज की बात कर लो, एग्जांपल देके बता रहा हूं, लाइमन सीरीज की आप बात कर लो तो लाइमन सीरीज में, ठीक है, अल्फा लाइन अगर आपको निकालना है, अल्फा लाइन अगर निकालना है तो एन इनिशियल क्या होता है बेटा, एन इनिशियल मतलब क्या होगा, अब लाइमन सीरीज में एक तो पक्का है कि एन फाइनल कौन सा होता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है, वन में, तो आप पहले लिख लो कि एन फाइनल मेरा एन इज इक्वल टू वन है, सो इस एन फाइनल में वन ऐड कर दो, तो एन फाइनल प्लस वन कितना होगा, एन फाइनल प्लस वन कितना हो जाएगा बताओ, एन फाइनल है वन, वन प्लस वन कितना है, टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टू। सो एन इनिशियल क्या हुआ आपका, टू हुआ, टू से लेके कहाँ पे गया, वन में गया, एन इनिशियल इज इक्वल टू टू, टू से लेके कहा गया वन, तो ये फॉर्मूला आपके लिए परफेक्ट है, किसी भी सीरीज के लिए निकाल लो, किसी भी सीरीज का अल्फा निकालना है तो इससे निकालेंगे, ठीक, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो ये लॉन्गेस्ट वेव ट्रांजिशन आपको पूछ सकता है किसी भी सीरीज का, बराबर है, या फिर सीधा अल्फा लाइन पूछ सकता है, तो अल्फा लाइन मतलब ही लॉन्गेस्ट वेव ट्रांजिशन होता है, इसको हम बोलेंगे लीस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, इसी को हम बोलेंगे लीस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, क्योंकि इसी में सबसे कम क्या होगी, एनर्जी होगी, लीस्ट वेव ट्रांजिशन। ये अल्फा लाइन है, किसी को दिक्कत है समझने में, ये एन इज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, एक्चुअली एन इनिशियल यहाँ पे टू होगा, टू से लेके वन में जाएगा, तो टू कैसे है वो बताया यहाँ पे, एन फाइनल प्लस वन लिया, फाइनल क्या था वन, वन प्लस वन कितना हो गया, टू हो गया, ये वन प्लस वन क्या है, टू है, तो एन वन इज एन आई इज इक्वल टू एन इनिशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, टू हो जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन है उसका, बाकी कुछ, ठीक है, ये है लिस्ट, एल ई ए एस टी, लिस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब सबसे कम एनर्जी वाला ट्रांजिशन कौन सा होगा, अल्फा होगा, जिसमें वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि रिलेशन हमने देखा एनर्जी और किसके बीच का, वेवलेंथ के। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट, अगर आपको बीटा लाइन चाहिए होगा किसी भी सीरीज का, किसी भी ऑल सीरीज, किसी भी सीरीज में का, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एन इनिशियल जो आपका होगा, एन इनिशियल वो होगा एन फाइनल प्लस टू से लेके एन फाइनल, निकाल लो आप किसी का भी, वैसे थर्ड ले रहा हूं मैं आपको, अगर आपका गामा लाइन चाहिए होगा तो गामा लाइन में आप एन इनिशियल क्या लेते हैं, एन इनिशियल कौन सा होता है, ऑब्वियसली एन फाइनल होता प्लस थ्री होता, राइट, से लेके कहां पे जाते हैं, एन फाइनल में जाते हैं, कहां पे जाते हैं, एन फाइनल में जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि आपको बाल्मर सीरीज का बीटा पूछ लिया, बाल्मर ले रहा हूं अभी, लाइमन ने बाल्मर सीरीज का बीटा पूछ लिया, तो हमें पता है बाल्मर सीरीज का बीटा मतलब क्या है, बाल्मर सीरीज का बीटा मतलब क्या है, फोर से लेके टू, अभी हमने देखा ना, कहां से है, फोर से लेके टू, अभी हमने देखा है, यस, तो फोर से लेके टू है, तो यहाँ पे ये फाइनल हुआ, टू आ रहा है, मतलब ये हमारा एन इज इक्वल टू एन फाइनल है, और ये हमारा एन इनिशियल है, तो बताओ अगर मुझे ये बीटा सीरीज है, बीटा लाइन है मेरा, तो मुझे ये बीटा कैसे मिल सकता था, मैं एन फाइनल मुझे पता है, बाल्मर सीरीज मतलब एन इज इक्वल टू टू, बराबर है, लाइमन सीरीज मतलब एन फाइनल इज इक्वल टू वन, ये मैं टेबल में बता चुका हूँ, तो ये फाइनल है, तो मैं ये एन फोर कैसे लिख सकता हूँ, एन फाइनल मतलब टू प्लस टू लिख सकता हूँ ना, तो यही तो यहाँ पे लिखा है हमने। थर्ड लाइन इज गामा लाइन है, दिस इज गामा लाइन, ठीक, गामा लाइन अगर चाहिए हमें तो एन एफ प्लस थ्री, गामा तक आपको नहीं पूछा जाएगा बेटा, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, अल्फा बीटा भी अगर याद है तो सफिशियंट है।
ठीक। ओके। हाँ, एक स्टेटमेंट लास्ट और फिर हम स्टॉप करेंगे आज का क्लास। वो स्टेटमेंट लिख लो। शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट तो बता दिया, शॉर्टेस्ट करते। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, ये तो आप मुझे खुद बता दोगे अगर आपको अभी तक समझाए तो। ट्रांजिशन है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, खुद बता दोगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ मिलेगा जहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा होगी, हाँ ऑब्वियसली वही होगी। तो इनिशियल क्या होगा होना चाहिए हमारा, एन इनिशियल क्या होना चाहिए बेटा, यस इन्फिनिटी। एन इनिशियल मेरा होना चाहिए क्या, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से आएगा सबसे ज्यादा एनर्जी वाला, राइट। और फाइनल मेरा क्या होना चाहिए फिर, एन इन्फिनिटी से, एन इज वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी से एन फाइनल में जाना चाहिए। फाइनल कुछ भी हो सकता है, डिपेंडेंस सीरीज पे, है ना। लाइमन होगा तो एन फाइनल वन होता, बाल्मर होता तो एन फाइनल टू होता, बराबर है कि नहीं। पास्चन होगा तो हमारे पास एन फाइनल थ्री होता। ऐसे आगे हम देखते हैं, ठीक है। क्लियर है, एन इन्फिनिटी से एन फाइनल, ये फाइनल क्या हो सकता है, एन फाइनल। एन फाइनल यहाँ पे वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा आज का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हमने देखा और उससे रिलेटेड कुछ चीजें हमने करी। अब इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कोई जाएगा नहीं क्योंकि मेरे को अटेंडेंस लेनी, ठीक है।